देखो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। एक क्लास पहले हो चुकी है टेंस की। टेंस में पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टेंस होते हैं, और उसको चार्ट के माध्यम से सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। अब एक पहली क्लास हो चुकी है, हमारी दूसरी क्लास है टेंस की। अब देखते हैं इसमें हर मतलब अलग अलग पढ़ेंगे कि जितने टेंस थे, टेंस 3 थे, फिर उसके पार्ट जो अलग अलग थे, तो हर एक पार्ट को हम अलग अलग करके हम अच्छे से समझते हैं। तो देखो पहला पार्ट क्या है, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम देखेंगे कि क्या उसकी पहचान होती है, क्या रूल्स होते हैं, कैसे उसका सेंटेंस बनाया जाएगा, सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, आज का टेंस कौन सा हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब वहाँ पे तो हम सारी चीज़ें चार्ट के माध्यम से एक एक करके समझ चुके हैं कि कहाँ पे क्या होगा, कौन सा टेंस होगा, उसकी क्या पहचान होगी, वो चार्ट के माध्यम से तो समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि मतलब एक एक करके हम समझते हैं। तो यहाँ पे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान क्या होती है, सबसे पहले हम देखते हैं पहचान कि सेंटेंस दिया होगा तो उसको पहचानेंगे कैसे, कि कैसे मतलब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है यहाँ पे। तो उसकी पहचान हम करते हैं, जैसे कोई सेंटेंस दिया हो, सेंटेंस के अंत में क्या दिया हो, ता है या ती है या ते है, आज शब्द आ जाते हैं, तो वे वाक्य जो होंगे इसके होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे। अब ऐसे पहचान लेंगे, जैसे लिखा होगा कहीं पे कोई सेंटेंस लिखा है, लास्ट में कौन कौन से वर्ड हो, जैसे ता है, ती है, ते है, ये शब्द आ जाए, तुरंत कार से पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि मतलब जो सेंटेंस बनाना होगा तो वहाँ पे कैसे कैसे कौन से रूल होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहला रूल नियम दिए गए हैं। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब जो साधारण वाक्य होंगे, कैसे होंगे, एकदम साधारण सिंपल होंगे, वो कैसे बनाएंगे। तो वहाँ पे साधारण वाक्य में क्या होता है, इसमें भी जो एक वचनकर्ता वाले होंगे, कुछ जैसे दिया गया एक वचनकर्ता के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज कर देंगे, यस या ईएस का प्रयोग कर देंगे। और क्या दिया गया, और जो बहुवचनकर्ता होगा, बहुवचनकर्ता के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। और इसमें क्या होता है, सहायक क्रिया का यूज नहीं होता है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज है। अब यहाँ पे जो बात आई कि एक वचनकर्ता, कि एक वचनकर्ता जो होंगे, तो एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं, जैसे सेंटेंस में पहचानना है कि एक वचनकर्ता कौन कौन से हैं। तो जैसे दिया होगा वहाँ पे वह दिया होगा, और जैसे देखो यहाँ अब एक वचनकर्ता मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होंगे, जैसे ही, सी, इट, या कोई अदर सिंगुलर नाउन दिया हो, जैसे किसी का नाम हो या कोई मतलब जीव हो, मतलब सिंगुलर होना चाहिए, कोई भी नाउन हो, तो ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट समझ रहे हैं यहाँ पे कौन सा, ही, सी, इट, और अदर कोई सिंगुलर नाउन दिए गए, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, यस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के हो जाएंगे, कि कहीं पे होगा एक वचनकर्ता, बाकी में दिया होगा एक वचन, या तो बहुवचनकर्ता होगा। जब एक वचनकर्ता होगा तो क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देंगे। और हेल्पिंग वर्ब जो दिया होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू होता है या तो डज होता है, तो डू या डज का हम यूज नहीं करेंगे। ये जो दिया गया डू या डज का यूज नहीं करेंगे। अब देखते हैं प्लूरल। तो यहाँ पे बात इतनी समझ में आ गई कि एक वचनकर्ता होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, यस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट होते क्या हैं, एक वचनकर्ता होते कौन से हैं,
ही होता है, सी होता है, इट होता है, या किसी का नाम हो, मतलब अदर सिंगुलर हो जाएंगे, मतलब अदर सिंगुलर नाउन होंगे। और फिर यहाँ पे दिया गया क्या कि बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता। अब बहुवचन कर्ता में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब बहुवचन करता होगा। क्यों? जब बहुवचन करता होगा तो हम वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब बहुवचन करता होते कौन से? देखो यहाँ पे लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब बहुवचन करता। तो बहुवचन करता क्या होता है? जैसे आई, वी, यू, दे। जैसे कहीं पे आ जाए आई मीन्स क्या होता है? मैं होता है, वी मीन्स क्या होता है? हम होता है, और यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे। या कोई अदर प्लूरल नाउन आ जाए तो वहां पे जैसे आई आए, वी आए, यू आए, दे आए, या कोई अन्य प्लूरल नाउन आ जाए तब उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही केवल यूज करेंगे, उसमें यस या यस का यूज नहीं करेंगे। और जो एक वचन कर्ता वाले होंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देंगे। और जो प्लूरल होते हैं बहुवचन कर्ता वाले, बहुवचन कर्ता कौन सा है? जैसे कहीं पे हिंदी में मैं, हम, तुम, वे, या कोई और आ जाए यहाँ पे, और जैसे क्या जाएगा इसमें आई, वी, यू, दे, जहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट लिखना होगा तो इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही केवल यूज करेंगे, उसमें वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। और क्या होता है? जब निगेटिव अगले सेंटेंस क्या होते हैं? जैसे सेंटेंस अफर्मेटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं और इंट्रोगेटिव होते हैं। तो जब निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, यहाँ पर क्या था? अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर रहे थे। और जो निगेटिव सेंटेंस होंगे, निगेटिव नकारात्मक या इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य जो होंगे, तो वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और साथ में हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज का यूज करेंगे। डू किसके लिए होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और सिंगुलर के लिए क्या होता है? डज होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, रूल नंबर 2 क्या लिखा गया है? नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव क्या होगा? नेगेटिव और क्या होंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ उसमें क्या करेंगे? सहायक क्रिया जो होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू होगा और डज होगा। तो यहाँ पे हम जो निगेटिव होंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे वहां पे हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डू और डज का। और जो वर्ब होगी, जो मेन वर्ब होगी, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब देखते हैं, फिर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो अगला हम बढ़ाते हैं। अगला देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, ये नोट कर लेना है कॉपी में अपने कि देख लो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। आप देखेंगे एक एक करके कि मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। रूल तो इतने समझ में आ ही गए होंगे, तो आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं नंबर 1 पे क्या है इसके अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं साधारण वाक्य। क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में? साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य तो पता चल ही गया था, तो यहाँ पे पहले देखेंगे कौन से जो एक वचन कर्ता से स्टार्ट होंगे। एक वचन कर्ता से जो स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे देख लो एक वचन कर्ता। अब एक वचन कर्ता का फार्मूला क्या लिखेंगे हम? देखो ऐसे पहले क्या लिख लेंगे? सब्जेक्ट। जब एक वचन कर्ता वाले होंगे तो उसमें सबसे पहले क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट लिखना होगा। और क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें प्लस क्या लगा देंगे? यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। क्या क्या रहेगा?
जब साधारण वाक्य दिया होगा कौन सा होगा, एक वचनकर्ता वाला। कौन, एक वचनकर्ता वाला। तो वहां पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे, और क्या लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। अब देखते हैं एक सिंपल एक वचनकर्ता वाला, जैसे लिखा है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या लिखा है, राहुल क्या लिखे, राहुल किताब पढ़ता है। अब देखो पहचानोगे कैसे, क्या लास्ट में आ गया, पढ़ता है। तो यहाँ पे पहचान क्या दी गई थी, जिन वाक्यों के अंत में क्या होगा, ता होगा, ती होगी, ते होगी। ऐसे वाक्य होंगे तो किस सेंटेंस के होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो यहाँ पे देखते हैं अफर्मेटिव है, देखो दिया गया राहुल किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे राहुल क्या है, सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट कौन होता है, जो कार्य को कर रहा होता है, जो कार्य को कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। और क्या कर रहा है, मतलब पढ़ता है। तो ये हो गया वर्ब, करके मतलब क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, पढ़ता है, ये हो जाएगा वर्ब, और ये हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट। और क्या पढ़ रहा है, ये उसका कर्म हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसको बनाएंगे कि सब्जेक्ट पहले क्या है, राहुल, तो राहुल लिखेंगे, और फिर क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ता है, तो यहाँ पे रीड हो जाएगा, READ। अब यहाँ पे बोला गया कि यस या ईएस लगाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यस, राहुल रीड्स। और यहाँ पे बुक है तो लगा देंगे राहुल रीड्स द बुक। इतनी बात समझ में आई कि ये देखो सिंपल है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पे एक वचनकर्ता वाला है। एक वचनकर्ता, देखो राहुल एक वचन है या बहुवचन है, तो राहुल यहाँ पे क्या है, एक वचन है। तो यहाँ पे हम वर्ब पे क्या लगाएंगे, यस या फिर ईएस लगाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये समझ में आ गया कि एक वचनकर्ता वाले कैसे होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। फिर अगला आप देखेंगे अफर्मेटिव में जो आता है बहुवचन करता है। जब बहुवचन करता होगा क्या होगा, बहुवचन करता, क्या होगा, बहुवचन करता। तो इसमें क्या लिखेंगे, बहुवचन करता होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतनी ही चीजें लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है, क्या, जैसे एक सेंटेंस लिख लो, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो। तो यहाँ पे देखो तुम क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। तो यहाँ पे देखो एक इसमें आ रहा है बहुवचन में, क्या तुम जो आ रहा है बहुवचन में, तो इसका क्या लिखेंगे, जब यू लिखेंगे तो यू प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसके साथ में वर्ब फर्स्ट लगाएंगे। तो खेलते हैं, यहाँ पे खेलना क्या है, वर्ब है, क्रिया है, तो क्या लिखेंगे, प्ले। क्या लिखेंगे, प्ले लिखेंगे। और फिर लास्ट में क्या खेलते हैं, तो यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यू प्ले क्रिकेट। देखो आसान है ना, कि ऐसे पहचान लोगे कि ये एक वचन करता वाला है या बहुवचन है। तो जहाँ पे देखो पहले ही ऑलरेडी बता दिए, जहाँ पे ही, सी, इट या अदर कोई सिंगुलर नाउन आ जाए तब वहाँ पे एक वचन करता होता है। और एक वचन करता में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं।
और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे पहले समझ चुके जो अफर्मेटिव होंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ पे किया जाएगा? जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। ठीक, अगला देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें नहीं वाला बात की हो, तो होते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव में देखो क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो वहां पे नेगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक सेंटेंस। में क्या होता है? वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य में क्या होगा? इसमें दिया होगा सब्जेक्ट दिया होगा और सब्जेक्ट होगा डू होगा अथवा डज होगा। डू होगा और डज होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इतनी चीज की होती होगी। तो जैसे लिखा है रामू, एग्जाम्पल में देखो रामू निगेटिव है तो यहाँ पे नॉट लगेगा, प्लस सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब होगी डू अथवा डज और क्या होगा यहाँ पे नॉट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं तो रामू खाना नहीं खाता है। तो यहाँ पे डू डज का मतलब क्या है? जब एक वचन करता होगा तो हम डज का यूज करेंगे, जब बहुवचन करता होगा तो डू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो रामू खाना नहीं खाता है, तो यहाँ पे रामू क्या है? सब्जेक्ट और खाना क्या है? ऑब्जेक्ट। और क्या कर काम क्या कर रहा है? खाता है। तो खान ये क्या होगा? उसका एक्शन मतलब क्रिया होगी और ये नेगेटिव है तो मतलब नहीं लगा है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रामू है, तो पहले क्या लिखेंगे? रामू, फिर डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। तो यहाँ पे एक वचन करता है, रामू बहुवचन है या एक वचन? तो रामू क्या है? एक वचन। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? डज। रामू डज। और फिर क्या है? फिर क्या लिखेंगे? नॉट। फिर क्या करता है? खाता है, तो ईट मीन्स खाना होता है। ईट क्या खाता है? तो मतलब भोजन। तो रामू डज नॉट ईट द फूड हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इतना ही रखते हैं आज, फिर देखेंगे इंट्रोगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगला सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।